तो हम लोग लाइट के वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि कटिंग ऑफ मिरर कैसे किया जाता है, उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें लाइट का या कह सकते हैं रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। जैसे हमने प्लेन मिरर पढ़ा था तो वहां पर यह पढ़ा था कि किसी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, तो उसके कारण इमेज की स्पीड क्या होती है वो कैसे निकालते हैं। अब हमें पढ़ना है कि यदि कोई स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, या तो उत्तल हो या तो अवतल हो, तो जैसे थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। मानते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो मानते हैं कि यहाँ एक वस्तु है। अगर यह वस्तु इस दिशा में गति कर रही होगी तो इसके द्वारा कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए यदि किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु का स्पीड दिया रहेगा और आपसे पूछे कि बताइए प्रतिबिंब का स्पीड क्या होगा। यानी कि इस वाले टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि इमेज की वेलोसिटी, इमेज की स्पीड किसमें, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरह की हुई, या तो आपकी उत्तल होगी या तो आपकी अवतल होगी। तो चलिए हेडिंग डालते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके, चलिए हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। मतलब कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की क्या स्पीड होगी, क्या वेग होगी, यही बता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले आपको रिकॉल कर देते हैं कि आप प्लेन मिरर में क्या क्या पढ़े थे। बस देखिए, यही था आपका प्लेन मिरर। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इधर आया था वेलोसिटी ऑफ इमेज, और यह मानते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमारी वस्तु दर्पण के लंबवत मूव करती है तो एक फार्मूला निकल के आया था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। जहां पर क्या क्या ध्यान देना था, ये जितनी भी वेलोसिटी है वह सारी की सारी दर्पण के लंबवत है, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक चीज और था कि ये जितनी भी फार्मूला थी किसके रिस्पेक्ट में थी, तो हम निकालते थे दर्पण के सापेक्ष। ओके ना। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था वहां पर एक कॉन्सेप्ट और कि यदि हमारी ऑब्जेक्ट दर्पण के समानांतर मूव करती है तो यह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसका रिलेशन आया था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, यानी कि यदि वस्तु समतल दर्पण के सापेक्ष मूव करती है तो प्रतिबिंब भी उसी वेग से उसी दिशा में मूव करते हैं। पुनः एक हमने पढ़ा था कि यदि दर्पण गति करे, और हमने पाया यदि हमारी समतल दर्पण गति करती है तो प्रतिबिंब में और कह सकते हो वस्तु और प्रतिबिंब के वेग में, स्पीड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। अब हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण में यदि कोई वस्तु रखी हो तो और उसका वेग दिया गया हो, स्पीड दिया गया होगा, तो उसके प्रतिबिंब के पास कैसी स्पीड आएगी। अब देखिए, ये गोलीय दर्पण है, मतलब कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो देखिए कैसे कैसे वस्तु मूव कर सकती है, इसको पोल बोलते हैं। और यह है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो वस्तु कैसे कैसे मूव कर सकती है, तो पहला केस बनेगा कि यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर मूव करती है, या तो इस दिशा में या तो इस दिशा, यही हो सकती है पहला केस, यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष पर मूव करती है। ओके, तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस, यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष पर गति करती हो समांतर दिशा, यानी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग मतलब या तो दर्पण की तरफ या तो दर्पण से दूर। चलिए, तो पहला केस बनेगा।
अब चलते हैं दूसरा कैसा होगा। दूसरा होगा कि हो सकता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, यानी हमारी जो वस्तु है वह प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में गति कर रही हो। हमारी जो वस्तु है वह प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में मूव कर रही हो, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब आपको बताना है कि इमेज की क्या वेलोसिटी होगी। तो सेकेंड केस बनेगा इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि वस्तु प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में गति करती, ठीक है, प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में गति करती है, तब कैसे निकालते हैं। If the velocity is moving, if the object is moving perpendicular to the principal axis, प्रधान अक्ष के लंबवत यदि हमारी वस्तु गति कर रही हो, तब बताना होगा आपको कि प्रतिबिंब की क्या चाल होगी। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं और बारी बारी से हम सभी केसेस को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम भी आपको इस पे कराते चलेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। थर्ड केस ऐसा होगा कि यही मेरा दर्पण है और यहाँ मेरी प्रधान अक्ष है। अब क्या होगा कि हमारी जो वस्तु है प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण से गति कर रही होगी, यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष से कुछ कोण बनाकर की गति करती है, तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रतिबिंब किस चाल से गति करेगी। तो यहां होगा यदि वस्तु प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण बनाकर गति करती हो, तब प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। ओके, इंग्लिश में लिखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, देन व्हाट इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द इमेज। ओके, नेक्स्ट केसेस बनेगी आपकी नेक्स्ट केस क्या बनने वाली है। तो देखिए यही आपकी दर्पण है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए आपकी जो ऑब्जेक्ट है वह प्रिंसिपल प्रधान अक्ष के समानांतर गति करती है, यह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समानांतर गति करती है, तब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज या व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज। नेक्स्ट केस आएगा फोर्थ नंबर कि यदि ऑब्जेक्ट प्रधान अक्ष के समांतर गति करती हो, यानी यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष के समानांतर गति करती है, तब क्या क्या इफेक्ट होगा इसके प्रतिबिंब के चाल पर, यह बताना है। तो चार तरह की केसेस आपको डिस्कस करनी, जिसमें पहला केस था यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष पर ही गति करती हो, ओके क्या, या तो प्रधान दर्पण की तरफ या तो दर्पण से दूर। दूसरा केस था कि यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में गति करती हो, या तो अप या तो डाउन। थर्ड केस था कि यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष से कुछ कोण बना करके गति करती हो, ठीक है, प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगी, तब क्या होगा प्रतिबिंब की चाल। फोर्थ केसेस हमको क्या पढ़ना है कि यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष के समानांतर गति करती है, तब प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सारे केसेस को पढ़ेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल आएगा, तो हम प्रोसीड करेंगे। देखिए फर्स्ट केस, सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या देखा, देखिए इसका फोकस है अवतल दर्पण कोई ले लिए हैं, इसका फोकस मान लीजिए 30 सेंटीमीटर
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लीजिए 60 सेंटीमीटर, ओके, और यह जो वस्तु O है वह मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से गति कर रही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। ओके, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यह अवतल दर्पण है जिसका वो फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर। वस्तु को दूरी देखिए, पोल से यह ध्रुव है तो पोल से वस्तु की दूरी कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि यदि हमारी वस्तु 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से दर्पण की तरफ गति करती है तब हमारे प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 3065 यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। यही हमारी क्वेश्चन थी। फोकस था 30, यह था 60 सेंटीमीटर और यहाँ जो वस्तु थी वह गति कर रही थी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ आपकी क्या है दर्पण है। अब इसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि कैसे कौन से फॉर्मूला का यूज करना है, क्या करना है। तो देखिए पोल आप एक फॉर्मूला जानते हो, मिरर फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज सोचिए जरा कि यदि किसी दर्पण में वस्तु, देखिए वस्तु दूरी है क्या यू, तो वस्तु दूरी वहां जरा देखिए तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब वस्तु कुछ देर में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे गति करेगी, यानी वस्तु दूरी तो बदल रही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि यू जो है वो वेरिएबल है, मतलब बदल रही है। तो जब यू वेरिएबल है तो जैसे जैसे वस्तु आगे पीछे होगी तो प्रतिबिंब भी तो चेंज करेगी, तो v भी क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी वेरिएबल होगी, यानी प्रतिबिंब की स्पीड भी क्या होगी। यानी कह सकते हैं कि अगर वस्तु आगे पीछे हो रही है तो प्रतिबिंब का भी स्पीड क्या होगा आगे पीछे, प्रतिबिंब भी आगे पीछे की तरफ, वस्तु भी आगे पीछे की तरफ गति करेगी। परंतु फोकस, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी वस्तु यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ चली जाए, प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ चली जाए, परंतु जो भी आपने दर्पण लिया है उसका फोकस कभी बदलने वाला नहीं है, मतलब फोकस क्या है कांस्टेंट है। अच्छा, आप एक फॉर्मूला जानते हो, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। चूंकि वस्तु गति कर रही है मतलब समय के साथ उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो क्या हम ऐसा करें क्या, इस फॉर्मूले में देखिए कौन कौन वेरिएबल है, v वेरिएबल, u वेरिएबल, f क्या है कांस्टेंट। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष। तो देखिए तो जरा फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो आपको पता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² होता है क्या। उसी तरह यहाँ देखिए 1/v का हो जाएगा -1/v² * dv/dt प्लस 1/u का हो जाएगा कितना -1/u² एंड du/dt। और इधर चलिए फोकस क्या थी कांस्टेंट, मतलब नियत है, अचर राशि, वो बदलने वाली नहीं है। जब नहीं बदलने वाली है तो बदलना नहीं बदलेगी तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखिए इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -1/v² dv/dt और ये हो जाएगा 1/u² du/dt। ऐसा कर सकते हैं क्या, dv/dt = -v²/u² du/dt। एक फॉर्मूला निकल के आया। कैसा है, इसमें कौन क्या है थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए यह du/u मतलब वस्तु की दूरी,
तो वस्तु दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वस्तु की चाल। यहां देखिए भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब को टाइम से, दूरी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा प्रतिबिंब की चाल। और यू और भी क्या है तो आपको पता है, यू होता है वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और भी होता है इमेज डिस्टेंस। ओके, यानी यह है वस्तु दूरी और यह है प्रतिबिंब की दूरी। तो अब हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को ऊपर लिख देते हैं और आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे बताते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट अभी आया वह आया dv by dt is equals to minus v square by u square into du by dt। अब इस रिजल्ट में हमने क्या क्या देखा था, इस रिजल्ट में हमने यह देखा कि यह हमारा क्या है du by dt, तो सॉरी dv by dt, तो यह था प्रतिबिंब की चाल, यह था वस्तु की चाल, और u और v आपको तो पहले से ही पता है, यह होती है वस्तु दूरी, यह होती है प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। एक चीज और ध्यान देना है, इस फॉर्मूले में जो वेलोसिटी है प्रतिबिंब की चाल और प्रतिबिंब की चाल और वस्तु की चाल, यहाँ देखिए वस्तु की चाल और प्रतिबिंब की चाल दोनों दर्पण की प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष के समानांतर है, या कह सकते हैं दर्पण के लंबवत है। यानी यह दोनों फॉर्मूला, ये जो du by dt और du by dt और dv by dt जो दोनों रखते हो, वो ध्यान देना है कि यह फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हमारी वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस पर गति कर रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस पे गति करने के साथ ही साथ वह दर्पण पे लंबवत होनी चाहिए। ओके, अच्छा इसको देखो, ये जो फॉर्मूला है वो किसके सापेक्ष में आया है, तो वह दर्पण के सापेक्ष। जैसे वहां पर हमने फॉर्मूला निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज समतल दर्पण में, तो किसके सापेक्ष था, दर्पण के सापेक्ष था। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी बराबर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की चाल बराबर वस्तु दूरी बटा प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वस्तु का वेग, ठीक है, या वस्तु की चाल। अच्छा, यह किसके सापेक्ष में है, तो यह है दर्पण के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सही है। और आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी a विथ रिस्पेक्ट टू b को हम लिखते हैं va माइनस vb, जो आपको बताया जा चुका है समतल दर्पण में। तो यहां पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको लास्टली फॉर्मूला का याद रखना चाहिए, तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए इस वाले को, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में, मिरर बराबर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। अब इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, तो सेपरेट कर लेते हैं, तो देखिए तो कुछ इस तरह से आएगा, क्या ए बी, तो क्या लिखेंगे va माइनस vb बराबर इधर लिखिए माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब हम इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यदि हमारी वस्तु दर्पण पर लंबवत दिशा में और प्रधान अक्ष पर गति कर रही हो, या प्रधान अक्ष के समानांतर हो और प्रधान अक्ष पर ही गति कर रही हो, उस केस में हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर लगा करके कोई भी आंसर दे सकते हैं। यह बता रही है कि प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष, यह बता रही है वस्तु की चाल दर्पण के सापेक्ष, यह है प्रतिबिंब की दूरी, यह है वस्तु की दूरी। ओके क्या, चलिए
यह फॉर्मूला हम इसलिए लिखे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में हमारी दर्पण में भी स्पीड होगी, दर्पण भी आगे पीछे गति कर रही होती है, दर्पण की स्पीड डालेंगे। ओके, जैसे समतल दर्पण पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक बात का ध्यान दिया था कि किसी एक दिशा को प्लस और विपरीत दिशा को माइनस। ओके क्या, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी मर्जी, आपका मन किस दिशा को प्लस लेके चलना और किस दिशा को माइनस। तो जनरली हम प्लस एक्स डायरेक्शन को प्लस, माइनस को माइनस, प्लस वाई को प्लस, प्लस और माइनस वाई को माइनस लेके चलते हैं। उसी तरह से आप सोल्व कर सकते हो, बट ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि एक डायरेक्शन वाले को प्लस तो उसके विपरीत वाले को माइनस लेना है। ओके क्या, चलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए, एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु ओ रखा है जिसकी स्पीड दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड किरण दर्पण की तरफ। पहले यह सोचना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है वस्तु की स्पीड। ओके, फिर देखना वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, दर्पण के लंबवत। ओके, प्रधान अक्ष पर, जैसे ही प्रधान अक्ष पर गति करती है तो आपको पता है कि आपको फॉर्मूला लगाना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि प्रतिबिंब का निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, आगे माइनस साइन, और यहाँ होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। चलिए अब देखो, यह निकालना है, यह दिया हुआ है क्या 5, रह गया v और u। u होता है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी तो पता है आपको, क्या प्रतिबिंब दूरी पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको दर्पण सूत्र की हेल्प से पहले वस्तु दूरी मालूम है, फोकस मालूम है, तो क्या निकालना होगा, प्रतिबिंब की दूरी। तो फॉर्मूला लिखा लगाएंगे क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/u। अब देखिए अवतल दर्पण है तो फोकस किधर है, वस्तु इधर जा रही है, आप दूरी इधर लोगे तो फोकस हो गया -30। आपको बताया गया है कि आप यह वस्तु है ना, तो वस्तु से लाइट ऐसे निकलेगी, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी होती है उसको निगेटिव, और आपतित किरण के सेम दिशा में होती है उसको पॉजिटिव लेके चलते। तो फोकस तो -30 हो गया। वस्तु दूरी बताइए, तो देखिए यह ध्रुव है, तो ध्रुव से पीछे आ रहे हैं, तो जब ध्रुव से पीछे आते हैं तो माइनस, ध्रुव के सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होता है कि आपतित किरण की दिशा में गति करते हैं तो प्लस, आपतित किरण के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उस क्वांटिटी को माइनस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर यू भी कितना होगा, -60, यहाँ पे डाल दीजिए। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, और इसको पुट कीजिएगा तो -1/30 और हो जाएगा 1/60। एलसीएम लीजिए, 60 -2 + 1 -1/60, तो फोकस v का वैल्यू आया -60 सेंटीमीटर। क्या v मालूम, u मालूम, तो देखिए यह दोनों तो मालूम हो चुका है हमें। अब रह गई कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में बताइए, या तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका टारगेट यही होता है कि पहले मिरर फॉर्मूला लगा करके u और v निकाल लें। यह निकल जाएगी तब आपको इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर की हेल्प से आपको यह पता करना होगा कि ठीक है हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है तो उसका स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगी। इतना नोट कर लिया आपने। चलिए अब इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। कोई दिक्कत। अब जरा सा क्वेश्चन में देखिए, क्या दर्पण की कोई स्पीड दी हुई है, नहीं, दर्पण के पास किसी तरह की कोई स्पीड नहीं है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, 0। तो यह हो जाएगी 0, यह हो जाएगी 0। तो यहाँ से फॉर्मूला आया वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बारी बारी से वैल्यू पिट कीजिए। v का वैल्यू कितना आया था, -60, u का वैल्यू कितना है, +60, इन दोनों का क्या, सॉरी u का वैल्यू भी था -60। देखिएगा आंसर में, पीछे वाले टॉपिक में देख लीजिए, पीछे कि हमारा u था -60, f वहां था -30 और v आया -60। तो आप पुट करोगे जैसे ही तो माइनस, देखिए 60 और नीचे भी 60 और दोनों का करना है स्क्वायर, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखिए प्लस x डायरेक्शन में, तो इसको प्लस लेके चलेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह किसकी स्पीड हो गई? इमेज की स्पीड हो गई। यानी हम बता देंगे कि यह हमारी जो अवतल दर्पण है उसमें जो हमारी वस्तु है वह वस्तु 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से गति कर रही है, तो हमारी प्रतिबिंब विपरीत दिशा में कितने से गति कर रही होगी? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। यानी कि मेथड समझिए, सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाना है, ई और भी निकालना है। उसके बाद हमें यह देखना है कि ठीक है, फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होता है माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इतना कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो जानते हैं कि a विद रिस्पेक्ट टू b बराबर a माइनस b, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो चूंकि यहाँ दर्पण की स्पीड नहीं दी हुई थी तो दर्पण का स्पीड 0 ले लेंगे, तो आंसर चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दर्पण की भी स्पीड दी हुई रहेगी। ओके, अब जरा सा देखिए, इस बार हमारी वस्तु इस दिशा में मूव कर रही है, फिर से ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस केस से मानते हैं कि हमारी जो दर्पण है वह भी गति कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब आपको क्या पूछा जाएगा? तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए, यदि हमारी वस्तु 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से विपरीत दिशा में गति कर रही है तो हमारी प्रतिबिंब कितने के स्पीड से गति करेगी? चलिए अब फिर से देखेंगे कि क्या हमारी वस्तु प्रधान अक्ष पे गति कर रही है, तो बिल्कुल सही गति कर रही है, प्रधान अक्ष पे गति कर रही है और साथ ही साथ उस पे लंबवत है दर्पण पे। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए फर्स्ट केस क्या है कि u और v मालूम होना चाहिए। देखिए u तो मालूम है, f मालूम है, बट v मालूम है क्या? नहीं। तो जब भी नहीं मालूम हो तो सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो लगाइए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। देखिए यह उत्तल दर्पण है जिसका फोकस पॉजिटिव होता है, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी तो देखिए ध्रुव से ये कितना दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/10 और ये हो जाएगा प्लस 1/40, एलसीएम हो गया 40, यह हो जाएगा 1/10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 1/40 4 प्लस 1 यानी कि 5/40 यानी 1/10। वेलोसिटी कितनी चली आएगी? तो वेलोसिटी चली आएगी 8 सेंटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी चली आएगी 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या मालूम हो चुका है? तो हमें मालूम हो चुका है फोकस 10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी -40 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ। चलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर v स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस साइन के साथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस साइन v स्क्वायर। देखिए तो v स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर 64, u स्क्वायर, u है माइनस के साथ तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो 16 और माइनस माइनस प्लस, और ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सही है क्या?
इसको कैंसिल आउट कीजिए, 64 और ये हो जाएगा 25। तो कितना बचेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर और -1/25 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब चलते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जरा सा देखिए, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट इस बार हमारी वस्तु विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो क्या लेंगे यहाँ पे -5। या देखिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, दर्पण कितने से, 2 से, तो इस बार प्लस दिशा में, तो इसको क्या लेंगे, प्लस के साथ। तो यहां पुट कीजिए, यहां पे लिखते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस मिरर की स्पीड कितना है 2, तो प्लस साइन के साथ पुट करेंगे, बराबर -1/25। इधर चलते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 बट अपोजिट विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे -5, फिर कितना -2। अब इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा -7 और माइनस माइनस प्लस आते हैं, 7/20 7/25 प्लस 2, तो ये हो जाएगी आपका 57/25। डिवाइड कीजिएगा, समथिंग आएगा, यानी कि हमारी जो स्पीड होगी वह कितनी आ रही है, 2.24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यानी हमने क्या क्या देख लिया कि जब भी हमारी वस्तु दर्पण के सापेक्ष, यानी दर्पण के सापेक्ष प्रधान अक्ष पर गति करती है, उस केस में इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। पहले हमारा दर्पण सूत्र लगाना है, यू और वी पता करना है, उसके बाद हमको फिर इसको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी है, सापेक्ष गति है, तो उसके लिए दोनों को अलग अलग करेंगे और देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं कि दर्पण की भी वेग दी हुई रहेगी, वस्तु की भी वेग दी हुई रहेगी, तो आपसे प्रतिबिंब की वेग या प्रतिबिंब की चाल पूछी जाएगी। तो चलिए, फर्स्ट केस हमारा खत्म हो चुका है। अब इसी में बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन है, ये तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम में जाएंगे तो आपको करवा देंगे। चलते हैं सेकेंड टाइप में, कि यदि हमारी वस्तु दर्पण के लंबवत दिशा में गति कर रही हो तब क्या करेंगे। सेकेंड केस, यदि वस्तु दर्पण के लंबवत दिशा में गति करती हो, यानी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फिगर कुछ इस तरह से है, इस बार देखिए हमारी ऑब्जेक्ट है, कैसे मूव कर रही है, प्रधान अक्ष से लंबवत दिशा में, और यह मान लेते हैं, फिर से सेम ले लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसान हो। यह था, मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वह है फोकस 20 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी 60 सेंटीमीटर, यह आपकी क्या है, पोल है। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से गति कर रही है तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की क्या स्पीड होगी। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि आखिर इस थ्योरी को कैसे, इसमें क्या फॉर्मूला निकलेगा जिसकी हेल्प से वह रिजल्ट हमारा आएगा, वह क्वेश्चन बना लेंगे। पोल है, यह फोकस दूरी है, इस बार वस्तु लंबवत दिशा में गति कर रही है और यहां से यहां की दूरी को यू बोलते हैं। अब सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है, मतलब कौन चर राशि और कौन अचर राशि। सबसे पहले आप देखिए दर्पण का फोकस, तो चाहे वस्तु इधर गति करे, इधर गति करे, कहीं गति करे, वस्तु का जो दर्पण का फोकस है वो कहीं बदलने वाली नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि फोकस तो कांस्टेंट है। चलिए, वस्तु दूरी, अब जरा सा देखो, वस्तु दूरी, वस्तु लंबवत दिशा में गति कर रही है ऐसे,
इस दिशा में, तो इस दिशा में कहीं में भी चली जाए, पोल से वस्तु के बीच की दूरी तो चेंज करने वाली नहीं है, यू बदल नहीं रहा है, यू कांस्टेंट है। ओके, अच्छा यू कांस्टेंट है। अब क्या देखना है, जब यू कांस्टेंट है, अब आप लगाओगे 1/v प्लस 1/v बराबर 1/f, दो राशि v और u कांस्टेंट है, सॉरी f और u कांस्टेंट है, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। सही है क्या? यानी कि f कांस्टेंट, u कांस्टेंट, v कांस्टेंट, परंतु यहाँ पे बदल क्या रहा है, तो देखिए तो जरा, पहले अभी वस्तु की ऊंचाई इतनी है, कुछ देर बाद वस्तु की ऊंचाई इतनी, पुनः इतनी इतनी, यानी कि हम देख रहे हैं कि समय के अनुसार वस्तु की ऊंचाई में परिवर्तन होते जा रहा है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज कर रही है, कोई दिक्कत? तो जब ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज करेगी तो प्रतिबिंब की हाइट भी चेंज करेगी, यानी वस्तु की ऊंचाई बदल रही है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बदलेगी, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। चलिए ओके, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो हम एक चीज तो देख लिए कि वस्तु के पास x दिशा में कोई चाल नहीं है, तो x दिशा में कोई चाल नहीं है, जो भी चाल है वस्तु के पास यह y दिशा में, तो प्रतिबिंब की चाल भी y दिशा में होगी, x दिशा में किसी प्रकार की कोई चाल नहीं होगी। चलिए, तो इतना के बाद हम ऐसा करने वाले हैं, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आपको पढ़ाया गया था आवर्धन मैग्निफिकेशन, तो m बराबर होता है -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है क्या? ये फॉर्मूला तो सब कोई जानता है, तो हम ऐसा लिखते हैं, इसमें क्या क्या, यह दोनों कांस्टेंट और यह दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, hi इंटू यू बराबर, ऐसा करिए, hi को इधर ले लीजिए और इधर लीजिए -v/u इंटू h नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए hi इधर हो गया और h नॉट को इधर आके मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो यह बदल रहा है, यह बदल रहा है, और यह वाली क्या है, u और v कांस्टेंट है। फिर से हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ दोनों तरफ आकलन अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, तो देखिए तो ये हाइट है क्या, तो हो जाएगा dhi/dt। ओके, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से कहां चली जाती है, बाहर भी, तो ये हो जाएगा dh0/dt। यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले में कौन क्या है, तो देखिए वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ हाइट ऑफ इमेज है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे यह प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की चाल, इसको ऊपर लिख देते हैं, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, फॉर्मूला आया, फॉर्मूला है dhi/dt, इधर कितना है -v/u और ये है dh0/dt। अब मैं ऐसा कर सकता हूं, यह क्या है, यह क्या है, तो देखिए हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की चाल किधर, लंबवत दिशा में, अगर इस लंबवत को हम y मान ले तो लिखेंगे y दिशा में, यह है वस्तु की चाल किधर, y दिशा में, चूंकि देखिए वस्तु की चाल लंबवत दी हुई है, और u और v के बारे में आप जानते हो, u क्या है और v क्या है, यह है वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यह इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी। चलिए, यानी कि हमें सारा फॉर्मूला समझ आ गया कि यदि हमारी वस्तु लंबवत दिशा में गति करती है तब dhi/dt इज इक्वल्स टू -v/u इंटू dh0/dt होती है। ओके, देखिए dhi/dt को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर, y दिशा में, बराबर -v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट किस दिशा में, वाई दिशा में। अब हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए। तो देखो यू तो मालूम है, एफ मालूम है, बट भी मालूम है क्या, नहीं। जब भी नहीं मालूम है तब कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए भी निकालना है तो इसको लिखेंगे 1/f माइनस 1/u। देखिए अवतल दर्पण है तो इसका फोकस क्या है, निगेटिव, तो आ जाएगा -1/20। वस्तु की दूरी भी निगेटिव है तो हो जाएगा +1/60। और यहाँ से एलसीएम लोगे तो -3 + 1 दैट इज इक्वल टू -2/30 60, और ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो v का वैल्यू आया -30 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको क्या क्या मालूम हो गया, u मालूम है, v मालूम है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आइए, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है लंबवत दिशा में मतलब y में। v कितना दिया हुआ है -30, u कितना है -60, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखिए किधर है, y दिशा में 5, तो ऊपर की तरफ प्लस लेके चलेंगे तो 5, ए और ए कैंसिल, तो ये हो रहा है -5/2 यानी -2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह किसकी इमेज है, इमेज की वेलोसिटी है किधर, माइनस में, और वो भी किधर, नीचे की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला होता है, जब वस्तु समानांतर दिशा में प्रधान अक्ष पे गति करे, जब वस्तु लंबवत दिशा में गति करे तब क्या होती है। सबसे पहले आपको लगाना है मिरर फॉर्मूला, आपको भी मालूम करना है। जैसे ही आपका भी मालूम हो जाएगा तब आप आसानी से इस फॉर्मूले को लगा करके, हाँ ध्यान रखिए कि जो भी टर्म यहाँ पे पुट करेंगे विद साइन, देख लीजिएगा प्रधान अक्ष के ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस, और x दिशा में तो प्लस, x के अपोजिट दिशा में तो माइनस। ओके क्या, तो इस तरह से हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन फिनिश होता है। और जनरली आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो 1 वाला था वो फॉर्मूला, और सेकंड वाला फॉर्मूला, ये दोनों अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जो थर्ड है वो तो कॉम्बिनेशन है, उसको देख लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, यदि वस्तु प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण बना करके गति करते हैं, मतलब इफ द ऑब्जेक्ट is moving with some angle from principal axis, यानी प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण बना करके यदि हमारी वस्तु गति करती है तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, उस समय प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल में क्या रिलेशन होता है यह बताना है आपको। जैसे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, फोकस फिर से 20 ले लेते हैं, यहां से वस्तु दूरी ले लीजिए 60 सेंटीमीटर, और इस बार वस्तु ऐसे मूव कर रही है, यह मान लीजिए 60 डिग्री, और फिर से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस बार हमारी जो वस्तु है वह इस दिशा में गति कर रही है। ओके क्या, यानी कि ये भी चेंज कर रहा है, मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई भी चेंज करेगी, क्योंकि वस्तु कुछ ऐसे जाएगी, तो देखिए ऊंचाई भी वेरी कर रही है और वस्तु की दूरी वेरी कर रही है, मतलब हमारे पास दो तरह की वेग होगी, एक्स दिशा में भी और वाई दिशा में भी। ओके क्या, तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे।
देखिए हमारी जो स्पीड है वस्तु की इस तरह से दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और कितने डिग्री के कोण पे 60 डिग्री के कोण पे। तो देखिए इसके पास दो पार्ट हो गए 5 cos 60। तो 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ये हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस दिशा में है यह x दिशा में। अब देखिए ये हो जाएगी 5 साइन। तो 5 साइन 60 इसका हो गया √3/2। ओके यानी ऊपर की जो स्पीड हो गई वह हो गई 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह किस दिशा में y दिशा में। तो हम क्या करेंगे बारी बारी से पहले x दिशा की तरफ निकालेंगे पुनः y दिशा की तरफ निकालेंगे और तब हम जाकर के नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वैसा करते हैं। हमें यह पता लग चुका है कि वेलोसिटी का x दिशा में वस्तु की जो वेलोसिटी है वह कितना था 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ ऑब्जेक्ट थी यहां से दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये आपकी ध्रुव है और यह फोकस है 20 सेंटीमीटर। अब देखो पहला वाला केस वस्तु प्रधान अक्ष पर गति कर रही है क्या बिल्कुल सही और लंबवत भी गति कर रही है। तो फॉर्मूला लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए v और u। u मालूम है f मालूम है v मालूम नहीं है। तो सबसे पहले v निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। चलिए अब जरा सा हेलो। अब आप ऐसा देख सकते हो कि v निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। फोकस क्या है तो -20। वस्तु दूरी भी निगेटिव होगी तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव तो हो जाएगी 60। जब इसको सोल्व कीजिएगा -3 + 1 तो -1/30। तो v का वैल्यू आया -30 सेंटीमीटर। देखिए तो जरा हमको v मालूम है ओके u मालूम है तो v और u यहाँ पुट करेंगे। और चूंकि यहाँ दर्पण के पास कोई स्पीड नहीं दी हुई है तो दर्पण यानी मिरर की स्पीड 0 ले लेंगे। अब देखते हैं इसको ऐसा सोल्व करते हैं। ऐसे देखिए ये लिख सकते हैं क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर और यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर u स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर। ओके और यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। और आपने देखा कि चूंकि यहाँ पे दर्पण की कोई स्पीड नहीं दी है तो दर्पण की चाल क्या हो जाएगी 0। ये हो गई 0 यह भी हो गई 0। तब हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर -1/4। ओके और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस दिशा में x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कितना है -1/4 और 5/2। तो आंसर आया -5/8 सेंटीमीटर पर यानी कि हमें इमेज की वेलोसिटी पता चल चुकी है। यह किस डायरेक्शन में होगी x डायरेक्शन में। ओके क्या यानी कि कुछ करना नहीं होता है। जब भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है तो उसका दो कंपोनेंट होता है x और y। पहले x की तरफ वाला सोल्व करेंगे तो x का निकल जाएगा पुनः जब वेलोसिटी होगी y तो y की तरफ सोल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ओके चलिए 1 हो गया। कितना है आंसर तो हमारा जो आंसर आया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इन x डायरेक्शन -5/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है क्या। अब निकालना है कि यदि हमारी वस्तु y डायरेक्शन में कितने से मूव कर रही थी तो 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। यह पोल
फोकस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आप जरा सा सोचो, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे गलती करी है क्या कि उनको यह लगेगा कि इस बार हमारी वस्तु की जब कंपोनेंट तोड़ लीजिएगा y के डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो आपको लगेगा कि वस्तु तो केवल इस दिशा में गति कर रही है, बट आप गलत हो। वस्तु केवल इस दिशा में ही नहीं गति कर रही थी, वस्तु ऐसे मूव कर रही है, जैसे आपको हम करके दिखाते हैं। पहले यहां थी वस्तु, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, ऐसे। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई बदलती जा रही है, देख रहे हो। साथ ही साथ वस्तु किस तरह इस डायरेक्शन में देखिए, यानी वस्तु इस दिशा में भी गति कर रही है और इस दिशा ऊपर में भी गति कर रही है। अल्टीमेटली वस्तु इस पाथ पे गति कर रही है। ओके क्या, यानी y भी चेंज कर रहा था और x भी चेंज कर रहा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे गलती क्या होती है कि आदमी बच्चा यह सोच लेता है कि केवल वस्तु y में गति कर रही है और हड़बड़ में वह यह फॉर्मूला लगाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या लगा देगा वह कि dhi/dt बराबर माइनस v/u इज इक्वल टू dh0/dt। और चूंकि हमको v मालूम था, अभी निकला था -30 और पहले से यह -60 और dhi/dt देखो ऑब्जेक्ट dh0/dt कितना दिया है 5√3/2, एक कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना 5√3/4 माइनस साइन के साथ। और यह कोई ना कोई ऑप्शन में होगा और यह क्या हो गई गलत। क्यों, अब क्यों गलत हुई यह हम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या आपके साथ हो रही है कि आपने यहाँ पर केवल यह समझ लिया कि वस्तु केवल y में गति कर रही है, बट दिक्कत क्या होगी कि वस्तु y में नहीं, y के साथ साथ वस्तु x में भी गति कर रही थी, यानी वस्तु इस दिशा में जा रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे किस तरह से, देखो जब भी एंगल वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा रुक जाना है। x में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब y का कैलकुलेशन करने जाएंगे तब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यह बताया कि कहां पे आपकी गलती हो सकती है। चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हो, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर माइनस v बाई। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, u इंटू हाइट ऑफ इमेज पर माइनस v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो चूंकि वस्तु की ऊंचाई बदल रही है और वस्तु की दूरी बदल रही है, तो अगर यह बदल रहा है यह बदल रहा है, मतलब हाइट भी बदलेगा और प्रतिबिंब की दूरी भी बदलेगा। फिर से सोचिए, m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस v/u हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा से सोचिए, वस्तु दूरी बदल रही है क्या, हाँ वस्तु दूरी x के दिशा में बदल रही है, तो x के दिशा में प्रतिबिंब की दूरी बदलेगी, सही। यहाँ देखिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। ओके, अब हमने देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई भी तो बदल रही है, तो वस्तु की ऊंचाई बदल रही है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बदलेगी। यानी कि यह भी वेरिएबल, यह भी वेरिएबल, यह भी वेरिएबल, यह भी, यानी कि चारों का चारों क्या है, अचर राशि है, वेरिएबल है। अब जब चारों वेरिएबल है तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया। अब देखिए यह भी वेरिएबल, यह भी, यह भी, यह भी, तो आपको यदि डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता है इसको u मान लेंगे, इसको भी, इसको u और v, और u और v का डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, u इंटू dhi/dt प्लस hi इंटू du/dt। इधर चलिए माइनस को बाहर कर लीजिए, v इंटू dh0/dt प्लस h0 इंटू dv/dt। सही है, बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा आंसर चला आएगा। देखिए हमारा इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, जब कंपोनेंट तोड़े थे तो ये आया था 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फोकस 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब देखो यू मतलब वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी तो -60, यहाँ पे -60 लिख लीजिए, dhi/dt ओके प्लस हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। इधर चलते हैं माइनस साइन, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 30 आया था, 30 निकाले थे तो यहाँ पे रखेंगे -30
डी एच नॉट बाई डी टी। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब y दिशा में वस्तु की चाल कितना दिया हुआ है 5√3/2। तो यहां लिखेंगे 5√3/2 प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो जरा सा देखिए, तो वस्तु की ऊंचाई, बिंदु वस्तु है क्या, तो उसकी ऊंचाई 0 हो जाएगी। तो जैसे ही 0 हो जाएगी तो यहाँ पे 0 गुने समथिंग, तो क्या मिलेगी 0। यहां से रिजल्ट देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, देखो माइनस माइनस प्लस, और 15 15 25 75 75 गुने √3/2 केवल 75√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक चीज यहाँ पे गलती क्या क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है क्या, 0 पुट किया है हमने। तो अगर यह 0 इधर जाएगी और 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0, मतलब जो हाइट ऑब्जेक्ट की है वही हाइट क्या हो जाएगी इमेज की। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है तो हाइट ऑफ इमेज में क्या होगी 0, यानी कि यह भी क्या होगी 0। इसको हमने 0 पुट किया है और यह भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो जैसे ही यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो यह भी टर्म कैंसिल, तो इधर बचेगा -60 इंटू DHI/dt। ओके, अब आप क्या करो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट आपको धैर्य रख करके तो सोल्व करना होगा, क्योंकि ये बड़ा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के इसको सोल्व करना है। लास्ट टर्म ही पहुंच चुके हैं। इधर आ जाएगा DHI/dt इज इक्वल्स टू 25√3/60। ओके, क्या आंसर आया 5√3/4। कौन सा साइन, इधर से माइनस के साथ, यह सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमारे पास वस्तु का जो स्पीड दिया हुआ था उसके रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब का स्पीड यह था x दिशा में और यह निकल के चलाया y दिशा में। वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की चाल x दिशा में -5/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और प्रतिबिंब की चाल y दिशा में निकल के आया -5√3/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यही आपको निकालना रहता है कि x में कितना होगा y में। कभी कभी क्वेश्चन से पूछ देता है कि नेट बताइए, तो ये तो पता है कि √x का स्क्वायर प्लस √y का स्क्वायर करेंगे तो हमको नेट वेलोसिटी मिल जाएगा। तो सोल्व करने आना चाहिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर चला आएगा। तो ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट जो इसका बचा हुआ है, यदि हमारी वस्तु दर्पण के समानांतर मूव कर रही हो, प्रधान अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव कर रही है, तब कैसे सोल्व करते हैं। चलिए अब हम फोर्थ केस पढ़ने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट पढ़ा था कि यदि प्रधान अक्ष पर मूव कर रही है, दूसरा पढ़ा प्रधान अक्ष के लंबवत, तीसरा पढ़ा प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण बनाकर की गति करती है, तब कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सब में फॉर्मूला याद होना चाहिए और साथ ही साथ पहले हम दर्पण सूत्र लगाएंगे और भी निकाल लेंगे, ई और भी मालूम हो जाएगा तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। हाँ, अभी थर्ड केस में हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स वाला तो निकालना आसान है बट वाई निकालते समय हड़बड़ में कभी भी वो फॉर्मूला न लगाएं। आपको पता है कि जब चारों वेरिएबल हैं तो आपको ई इंटू वी पर पहले तोड़ना होगा और तब देखना होगा कि वस्तु की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, उसको जैसे ही पुट कीजिएगा तो आंसर चला आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में कि ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यह क्वेश्चन है, देखिए इस बार वस्तु है 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर प्रधान अक्ष के साथ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर रही है। ओके, फोकस कितना है 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30। अब चलते हैं, सबसे पहले हमको देखिए क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है और क्या क्या चाहिए। Q है दिया हुआ -30, सही है। F दिया हुआ है -20 हो जाएगा, तो क्या मैं 1/v बराबर लिख सकता हूँ 1/f - 1/u। यहाँ पे पुट कर लीजिए -1/20 और ये हो जाएगा 30। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा -1/60, तो v का वैल्यू निकल के आया -60 सेंटीमीटर। ओके, क्या अब हम आसानी से तीनों टर्म में पता चल गया कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। इसको हम यहां लिख लेते हैं।
देखिए u -30, v -60 और f -20। ओके क्या सेंटीमीटर में। अब चलिए जरा सा देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वस्तु मूव कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि 3 सेंटीमीटर यहाँ भी यानी हर एक जगह ऊंचाई तो 3 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की ऊंचाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब बोलेंगे कि h0 तो कांस्टेंट है। चलिए अच्छा u बताइए। u तो यहाँ अभी है 30, बट देखिए वस्तु पहले यहाँ पर थी, कुछ देर में आगे चली जाएगी तो वस्तु की दूरी घटती जाएगी, मतलब u वेरिएबल है। और जैसे जैसे वस्तु आगे पीछे होगी तो प्रतिबिंब भी वेरिएबल होगा, तो उसका प्रतिबिंब भी चेंज करेगा, मतलब अचर या चर राशि। अच्छा hi हाइट ऑफ इमेज के बारे में बताया जाए। हाइट ऑफ इमेज, अब देखिए हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या करना है, m बराबर होता है -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट तो भले कांस्टेंट है, बट यहाँ दोनों बदल रहा है क्या, जब दोनों बदलेगा तो a हो गया वेरिएबल, ये टोटल है बदलने वाला वेरिएबल, और यह क्या है कांस्टेंट। तो जब h0 इधर आएगा, जैसे ऐसे लिखिए hi बराबर h0 इंटू -v/u, तो यह है कांस्टेंट, यह टोटल है वेरिएबल, तो वेरिएबल गुने कांस्टेंट कीजिएगा तो मिलेगा आपको वेरिएबल। सही है क्या, यानी कि hi भी क्या होगी वेरिएबल होगी, मतलब अचर होगी, मतलब बदल रही होगी। चलिए इन सारे टर्म को हम उधर लिख देते हैं। कभी भी क्वेश्चन को ना बनाते वक्त यही सब ध्यान देना है, क्या दिया है, किसका साइन क्या लेंगे। अदरवाइज आता तो सबको है, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह नहीं आता, तो सबको है, बट प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन को अप्रोच लेना कैसे, कौन का साइन क्या हो, कैसे लिया जाए ताकि आंसर सही है। तो हमको पता चला u वेरिएबल और v वेरिएबल और hi वेरिएबल, और हमारी h0 क्या है कांस्टेंट है। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि देखिए वस्तु की दूरी बदल रही है, u बदल रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर व माइनस v स्क्वायर व u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस, बोलिए v, तो v आया है कितना 7 माइनस साइन के साथ, u कितना है 30 माइनस साइन के साथ, और इन दोनों का स्क्वायर, और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इधर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर देखिए -2 का स्क्वायर 4 इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सही है क्या। अब चलिए क्या मिरर के पास कोई वेलोसिटी दी है, नहीं, अगर नहीं दी है तो 0 लेके चलेंगे, तो यह टर्म 0 और यह भी टर्म 0, तो आंसर क्या आने वाला है वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर -4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किस दिशा में x दिशा में, या किस दिशा में फॉर्मूला लगाते हैं x डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर दिशा में जो दी हुई होती है। ओके, तो बताइए तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट x दिशा में कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, तो -4 इंटू 3 आया -12 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए यानी कि प्रतिबिंब की चाल तो हमको पता चल गई x डायरेक्शन में। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ इमेज वेरिएबल है, मतलब प्रतिबिंब की चाल बदल रही होगी, किस दिशा में y दिशा में, तो y दिशा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करो, हमेशा पहले इस फॉर्मूले के साथ जाइए, hi by h0 is equals to minus v by u, hi into u बराबर minus v into h0। अब देखो यह भी वेरिएबल u भी वेरिएबल, यानी यहाँ दोनों तो वेरिएबल है। h क्या है यहाँ नॉट, h0 मतलब वस्तु की ऊंचाई कांस्टेंट है, बट v क्या है वेरिएबल, तो इसको तोड़ेंगे e into v पर, और ये तो केवल कांस्टेंट बाहर चला आएगा, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा कितना hi into du by dt, ओके क्या, प्लस u into dhi by dt,
यू और वी पर तोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस कांस्टेंट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बाहर चली आएगी तो ये बचेगा dv बाई, कोई दिक्कत। अब देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3, यानी हमको पता है। देखो dhi बाई dt मतलब प्रतिबिंब की चाल तो हमको पता करना है। चलिए dv बाई dt, अब देखिए कैसे कैसे निकालेंगे, इसको जरा हम रब कर देते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखो तो एक चीज हमें मालूम था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए माइनस v कितना दिया है -60 -30, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ इमेज आया -6 सेंटीमीटर। यानी एच आई मालूम, यहाँ डालेंगे। एच नॉट मालूम है, देखिए एच नॉट का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे एच नॉट डालेंगे, तो देखिए इसके जगह डालेंगे -6, इसके जगह डालेंगे 3। ओके, अब चलते हैं और क्या दिया हुआ है, du बाई dt मतलब वस्तु की चाल दिया हुआ है, तो वस्तु की चाल देखिए कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे आएगा -6, वस्तु की चाल du बाई dt, देखिए du बाई dt वस्तु की चाल किधर है x दिशा में, कितना 3 सेंटीमीटर। चलिए प्लस u क्या होता है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी कितना है 30 माइनस के साथ, तो यहाँ पे -30 लिखेंगे, इनटू देखिए dhi बाई dt, ये हमें नहीं मालूम है। अब इधर चलते हैं, h नॉट का वैल्यू है 3। ओके, अब dv बाई dt प्रतिबिंब की चाल, तो अभी हमारा प्रतिबिंब की चाल निकल के क्या आया था, तो प्रतिबिंब की चाल हमने देखा था कि आया था शायद -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, क्या 4 टाइम्स आया था, तो अब यहाँ से सोल्व करोगे, अब हमारा क्या क्या मालूम हो चुका है, अब सारे को वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, क्योंकि आपको पिछले वाले जब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे तो वहां पे dv बाई dt -12 आ चुका था, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब देखिए आंसर -18 हो जाएगा -30 इंटू dhi बाई dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो -30 इंटू dhi बाई dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। अब देखते हैं dhi बाई dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना बाई 30। अब इसको कट कर लीजिए, यानी 9/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यानी इस तरह से जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमको v निकालना होगा, u निकालना होगा, f निकालना, इन तीनों की हेल्प से v निकाल लेंगे, पुनः मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे और तब लास्ट में आंसर चलाएगा। तो देखिए अब क्या है कि इस तरह से आपका प्रावर्तन का जितना भी पार्ट था बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको करना क्या क्या है, या तो आप HC वर्मा से सॉल्व करना शुरू कीजिए, या आपको जो भी हिंदी वाली बुक्स है उससे भी क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। हाँ, इस वाले टॉपिक के प्लेलिस्ट में हम क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि आ सकते हैं या जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करा दिए जाएंगे, तब जाकर के चैप्टर कह सकते हैं कि लाइट का फर्स्ट टॉपिक प्रावर्तन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अच्छा, और क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उस पर ट्राई कीजिए, वो अच्छे भी क्वेश्चन है। और देखिए बोर्ड वाले जो बच्चे हैं जो जिनको 12th बोर्ड की तैयारी करनी है, तो उसमें थ्योरी तो इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब अपर थ्योरी बहुत ज्यादा चीज भी पढ़ाया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे ही क्लास ओपन होती है तो हम बोर्ड वाला सारा कर लेंगे, पढ़ाया तो सारा जाएगा, आपको ज्यादा लंबा क्लास हो बट पढ़ाया जाएगा, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, ये सारी चीजें होगी। बट इसी समय का जो फायदा उठाएगा ये सारी चीजें पढ़ेगा, क्योंकि आपके जस्ट अगले ही साल आपको IIT अच्छे एग्जाम्स देने होंगे, तभी दे सकते हो जब आप तैयारी करो। पढ़ना तो यही है, बस जो लोग प्रैक्टिस करता है अच्छे क्वेश्चंस पे उसका होने का चांस है, जो लोग डर जाता है कि नहीं हम तो इसके लिए बने ही नहीं है, तो ये तुम अपनी लेवल तुम खुद से डिसाइड मत करो, मेहनत करोगे लेवल बढ़ जाता है। तो ठीक है, और इस वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताई गए उस पर ट्राई कीजिए, समझिए, जो भी दिक्कतें होती है कमेंट करके बताएं। ओके,
तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।